अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम चौधरी। मुल्क के बड़े सूबे में तब्दीली की गूंज सुनाई देने लगी। पंजाब की सियासत के असरात वफाक पर भी होती हैं। बुज़दार हुकूमत रुखसत होने वाली है और अगर बुज़दार रुखसत होने वाली हैं तो नया वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? अलीम खान की तरीन ग्रुप में 40 अरकान के साथ शमूलियत ने इक़्तिदार के ऐवानों में हलचल मचा दी है और कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ने भी तबले जंग बजा दिया है और उनका जो मार्च है वो रवा दवा है और वो मामलात सामने रखे हुए हैं। हुकूमत को भी अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं, 24 घंटे का वक्त भी दिया गया। उसके बाद बहुत ही अहम से मामलात और मुलाकातें भी जो है वो मामूल का हिस्सा है। सियासी सूरत हाल दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है कि हुकूमत में क्या होने वाला है, सियासत में क्या होने वाला है। अलीम खान नाराज अरकान पंजाब असम्बली ने को वज़ीर आज़म ने बुलवा लिया है। अगर उनके जो खदशात है, शिकायत है, सुन लिए जाते हैं और जायज़ मुतालबा तस्लीम कर लिए जाते हैं, यकीन दहानी भी करवा दी जाती है, तो क्या अब जो सूरत हाल होगी वो ये हो सकती है कि क्या बुज़दार साहब को बचाया जाएगा या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपने आप को महफूज रखते हैं और एक बेहतर फैसला सामने लेकर आते हैं, क्योंकि जो अपने ही लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो भी अब बुज़दार के हवाले से बहुत सारी बातें करने लगे हैं, जिस तरह से अलीम खान ने बातें की हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जहांगीर तरीन के हवाले से भी जो सियासत में शहमगोइयां हो रही हैं, जो बातें की जा रही हैं, वो आइंदा आने वाले वक्त में सियासत पे क्या असरात मुरतब करेंगे। नून लीग की क़यादत लंदन में मौजूद है। लंदन में क्या फैसले होने वाले हैं जो कि पाकिस्तान की सियासत पर असरात छोड़ेंगे। माजी में भी बड़े बड़े फैसलों का मरकज लंदन ही रहा है। इन तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। अपने पैनल का आपसे तारुफ करवाती चलो। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेंबर पंजाब असम्बली रमेश सिंह अरोड़ा साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। पंजाब जो है वो पाकिस्तान की सियासत का महवर और मरकज बनता चला जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से बात की जा रही है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस को लेके, इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब, सवाल ये पैदा होता है कि उस्मान बुज़दार इतनी अहम क्यों है, उनमें कौन सी खसूसियात हैं उनकी वजह से मुतादिद अरकान पंजाब असम्बली जो कि नाराज भी हैं, मगर उनको बचाने के लिए खुद कप्तान मुतहर्रिक हैं और अभी तक जो है वो सूरत हाल काफी कशीदगी की नजर आ रही है सियासत में। देखिए जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने बड़े अहम मौजूद पे बचे लिया है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर ये उस्मान बुज़दार वज़ीर आला ना होते, या प्योर वज़ीर आला होता, अलीम खान होते या कुछ दूसरा या तीसरा, तो 3-4 साल के बाद काफी सारे लोग उससे भी नाराज होते। तो ये सियासत में ये चलता रहता है, राजी कोई भी नहीं होता। मैं माजी में आपको ले जाऊं कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जो मामला चलते थे गुलाम मुस्तफा घर के और नीफ रामे के दौरान, वो भी हमने अपनी आंखों से देखा है। ये जमहूरियत की जहाँ पे अच्छाई है वहाँ पे ये गंद होते रहते हैं कि लोग हुकूमत करते हैं 3-4 साल, ज़ाहिर है एक बड़ा लंबा अरसा होता है, और फिर ज़ाहिर है कि ये एक अनार और 100 बीमार थे। हमारी पार्टी में माशाल्लाह हर दूसरा आदमी जो है लाहौर से जो जीता हुआ वो वज़ीर आला बनना चाहता है। पहले तो ये है कि माफ करना, मैं कोई शहरी तौसब में नहीं जाता। ये लाहौरियों में एक तो इनके दिमाग में खन्नास पड़ा होता है कि पंजाब के ऊपर रूल इन्होंने नहीं करना है। ये बड़े घोड़े के ऊपर कहते हैं हम ही बैठे, मतलब दूसरा कोई इधर उधर से आ जाए, छोटे मतलब मेरी शहर से देहाती अपने बैकग्राउंड से, तो वो उसको तो कोई पूछता नहीं। और पापा, हमने यहाँ रावलपिंडी से 20 में से 18 सीटें जीती, तो लाहौरियों आपने क्या दिया? हमें कितने जीते थे आप लाहौर से? सिर्फ एक सीट हमारी, 2 सीटें गई। एक आजाद राजा तहीर की 19वीं सीट, वो वापस हमारी तरफ आ गए। 20वीं सीट जो निसार की थी, तो 3 हमारे कैंडिडेट वहां पे खड़े हो गए, 60,000 वोट मैंने लिया और 50,000 से जो निसार जीत गए। हमने नहीं कहा पिंडी वालों ने कि हमें वज़ीर आला बना दो। हम सबर और शाकर लोग हैं, आप भी सबर करो यार। कभी अलीम खान कहता मैंने वज़ीर आला बनना है, कभी जनाब चौधरी सरवर साहब को वहां पे बुखार उठता है, कभी दूसरा तीसरा मियां असलम की बात होती है। पापा, आपकी परफॉर्मेंस है क्या? आप पार्टी में रह के इमरान खान की वजह से, हम भी इमरान खान की वजह से, आप भी इमरान खान की वजह से। इमरान खान ने चुना दुल्हन वही जो पीएमएन पाए। उस्मान बुज़दार से 3.5-4 साल होने वाले। अब आपको बड़ी तकलीफ होगी उससे कि जैसे ही मामलात उठे, दुश्मन उठाए, और जनाब आप भी अपना आगे चले, आ जाए, हमें इससे क्या है, आगे ले ले, आपने भी जो करना है। परफॉर्मेंस तो वही है। तो मैं आपको साफ बात बताता हूँ, आप यकीन करें
कि जितनी परफॉर्मेंस उस्मान बुज़दार जो है उसने की है, उसने दी है, किसी दूसरे की बस की बात नहीं। अच्छा। कोई और होता तो खुदा की कसम करके कहता हूँ करप्शन में चल। यार आप नैब की चीजें हो और आप जनाब अली कहते हो कि मैंने बनना ही बनना है वजीर आला, मान लो भाई तुम वजीर आला बन लो। ये रोले ढोले रहते हैं सियासत। ये कौन सी परफॉर्मेंस है जिस पर अलीम खान ने कहा है कि ये कौन सी परफॉर्मेंस है जिस पर अलीम खान आप लोगों के ही पार्टी में शामिल रहे हैं हमेशा से ही, उन्होंने ये भी कहा है कि जहांगीर तरीन से ही जो काम लेना था क्यों नहीं लिया गया, और परफॉर्मेंस ये कैसी है जिसमें वही कह रही है कि सियासत का इतना बुरा हाल पहले कभी नहीं देखा। मतलब अगर अच्छी परफॉर्मेंस होती तो आवाम तो छोड़े, बाकी लोग तो छोड़े, कहते हैं अच्छी बात हो, बेहतरी हो तो दुश्मन भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाता है, तो दुश्मनों को भी छोड़ दें, आवाम को भी छोड़ दें। आपके अपने लोग ही ये कह रहे हैं कि सियासत में जो ये रंग रूप नजर आ रहे हैं, जो सूरत हाल है, जो खेल शुरू किया हुआ है, ये पहली दफा दिखने में आ रहा है। सियासत में ऐसे ही होता है। वो सूरज कश्मीरी ने लिखा था कि मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, गिनी हुई है तो आए तमाशबियों में। 19 और 20 दिन जो है वजीर आजम रहे इस मुल्क के अंदर, जट्टू फ्रंट एक रात में बना और जनाब अली हुकूमत उल्टा के रखे, तो ये ऐसे चलता रहता है, सियासत की गन चलते रहता है। आप इससे परेशान ना हो, हम परेशान नहीं होते क्योंकि आपने कहा कि परेशान ना हो सियासत, और हम बहुत पीछे पाकिस्तान की तारीख को जानते हैं कि क्या है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन चीजें करते रहते हैं। ठीक है, आपने कहा परेशान ना हो, वजीर आजम भी यही कहते हैं। कुछ नहीं होता, ये सारे इमरान खान की वजह से बने हुए, ये सारे फन्ने खान जितने भी है ना, ये इमरान खान की वजह, मुझे पता है ना इनकी क्या। चले, आपने कहा है परेशान ना हो, लेकिन परेशानी तो काफ लीग ने भी जाहिर कर दी है और बात की है। मैं इस पर भी आऊंगी। रमेश सिंह अरोड़ा साहब, जहांगीर तरीन ग्रुप को नून लीग के टिकट पेशकश करने की जो बातें की जा रही थी उसकी तस्दीक भी सामने आ गई है। हमेशा से ही पंजाब को नून लीग का गढ़ कहा जाता रहा है, जोड़ तोड़ तो जारी है, मेल मुलाकातें भी जारी हैं, हॉर्स ट्रेडिंग को हमेशा से कंडेम किया गया है, लेकिन अभी जो सूरत हाल है इस पर आप लोग क्या कहेंगे? ये जोड़ तोड़ की सियासत नहीं है, आप क्या समझते हैं? शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने टॉपिक पर लिया। देखिए, अक्सर बात होती है खान साहब 3.5 साल पहले जब इस मुल्क के वजीर आज़म बने थे, उस वक्त जो सिचुएशन थी खान साहब के लिए, खान साहब चाहते कि बड़ी फेवरेबल हो सकती थी। उस वक्त पीपल्स पार्टी ने की और हमारी क़यादत मसूरी नूर वजीर आज़म को उस वक्त कहा कि आप आगे बढ़े, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपके साथ एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम साइन करते हैं मॉइशत के लिए कि हम इस पाकिस्तान की मॉइशत को आगे बढ़ाएं। बहुत से लोग कहते हैं इमरान खान साहब ईमानदार हैं, इमरान खान साहब आए हैं, ग्रेजुएट करके आए हैं और उसकी पार्टी का स्लोगन था तरीके से आपकी बात करते हैं, इस्लामी बात करते हैं। मैंने कभी भी किसी पोलिटिकल वर्कर के, पोलिटिकल लीडरशिप के कभी मैंने नाम तो उछाला ना उछाला, तो मैं आज भी कहता हूँ कि इमरान खान साहब ऑनेस्ट होंगे कि जब तक उनके बारे में कोई चीज सामने नहीं आ जाती तो मेरे पास कोई हक नहीं है कि मैं उनकी किरदार खुशी करूँ। लेकिन खान साहब अगर थोड़ा सा अपना रवैया बदलते हो, मैं समझता हूँ खान साहब अगर वो के वज़ीर आज़म बने थे, वो कहते हैं जी क्योंकि उनके अंदर एक जज्बा था, ख्वाहिश थी, वो इस मुल्क की खिदमत करना चाहते थे, बिल्कुल वो करना चाहते होंगे और उनके अंदर जज्बा था उस जज्बे को। लेकिन जिनके साथ उनके दोस्त थे, साथी थे, क्योंकि तो अभी मेरे भाई अफगान भाई भी अभी आइडेंटिफाई कर रहे थे कि ये तो भी चूचू का मुरब्बा है ना, कि बहुत सारे लोग उनकी पार्टी बन गई और इस पार्टी के अंदर अब हो ही रहा है कि हर बंदा अपनी एक दूसरे की तान चाहता है। खान साहब राजद के वहाँ पे एक होस्ट रखते और वहाँ पे एक लड़ाई लड़ते और ये साफ से होता कि खान साहब इससे बाइस जाए और एक पार्टी बन जाए, उसकी बजाय खान साहब फोकस करते डिलीवरेंस पे। खान साहब पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करते, जीडीपी से निकालते, बहुत सारी अच्छी बातें भी है खान साहब की, मैं ये नहीं कहते खान साहब ने सारा कुछ ही बोलता, अच्छी बातें उन्होंने हुकूमत की, साढ़े अच्छी बातें की, लेकिन बात से हुआ ये कि जो अच्छी बातें थी वो बहुत कम होगी और ये जो बाकी मामला इतने ऊपर के सामने आ गए कि उनकी अच्छी बातें जो है वो दब गई। आज खान साहब एक ऐसे महल में फंस गए हैं, भंवर में फंस गए हैं, अब उस भंवर से वो निकलना भी चाहे तो नहीं निकल सकते, बिकॉज उस भंवर के इर्द गिर्द उनके अपने वो लोग जिनको वो लेके आए थे, खैर के जहांगीर के जहाज में दिखा के लेके आए थे, किसी ना किसी किस्म के साथी बने थे, आज उसी भंवर में से उनके लिए निकलना एक मुश्किल घड़ी आती है ना, कि आज उनके अपने साथी के खिलाफ खड़े हो गए और इस वक्त अपोजिशन तारीफ होता है, अपोजिशन कहती है कि इसमें इमरान खान साहब ने जो इस वक्त जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं, वज़ीर आज़म के वो बयान नहीं है, जो उनकी स्पीच उस दिन
آپ نے خود سنی ہوگی، دیکھی ہوگی، آپ انڈیا سے ہیں، وہ اسپیچ ان کی بہاڑی والی شو کرتی ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ کنٹینر کی جا سکتے ہیں. اس وقت عمران خان صاحب ایسی جو ڈپلومیسی ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان کو بڑا he needs to be very اپنی اسٹیٹمنٹ دیتے he needs to be very calculated کہ میری کسی اسٹیٹمنٹ سے کوئی ایسا اندیشہ نہ جائے کہ جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کی یہ ایک چیلنج بن جائے. آج جو خان صاحب اس وقت جو کرنے جا رہے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اب آج بھی میں پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا میں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس پاکستان کی سلامتی سب سے پہلے ہے. باقی رہی بات اس وقت جہانگیر صاحب کیا کرتے ہیں، علیم خان صاحب کیا کرتے ہیں، چودھری برادر کیا کرتے ہیں. دیکھیے سیاست میں ہر بندے نے سیاست کرنی ہے اور اس کو سیاست کرنا اس کا حق ہے. ہم اب سیاست کو گالی کہیں یا جو بھی کہیں، سیاست جب کرنے کے لیے ہے تو سیاست ہر بندہ اپنی سیاست کھیلے گا. تو اس وقت جو گلزار صاحب کے ساتھی تھے جو ان کے ساتھ ان کی کیبنٹ میں بیٹھتے تھے، آج انہوں نے حلف بغاوت کے خلاف لڑ دیا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف جانے، ان کے ساتھی جانے اور گلزار صاحب جانے اور خان صاحب جانے کا اپنی ٹیم کو کس طرح آگے لگے چلتے. ہم اس میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو آج جمع ہو گئی ہے تحریک بات کے لیے اسمبلی کے اندر جمع ہو گئی ہے. آج جو ہماری پوری کارروائی تھی لیٹ سی، اب ہم تو اس کا دیکھتے ہیں آگے ٹائم آتا ہے تو دیکھتے اس میں کیا ہوتا ہے. اچھا، یہ جتنی بھی باتیں آپ نے کہی ہیں اس کے جواب میں جو سوالات سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ پنجاب اس وقت سیاست کا محور اور مرکز بنا ہوا ہے. پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ پنجاب میں بڑے زور و شور سے اپنے معاملات کو سیدھا کرنے پہ لگی ہوئی ہے. لیکن شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ دھمکیاں پہلے بھی سنی، آج بھی سن رہی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے انجینئر افتخار چوہدری صاحب کہ کاف لیگ نے جس طریقے سے جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا، انہوں نے کہا ہے کہ پہلے فیصلہ کرنے والے کو سیاست میں برتری ملتی ہے، حالات تیزی سے نکل رہی ہیں اور ایک تحریک انصاف کو بڑا فیصلہ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کاف لیگ کی قیادت جس سے اپوزیشن بھی میل ملاقاتیں کرتی رہی، طبیعت پوچھتے رہی، نون لیگ نے بھی ان کے ساتھ میل ملاقاتیں کی، پیپلز پارٹی نے بھی، مولانا صاحب نے بھی، تو اب ایسا کون سا فیصلہ ہے جس کا کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے یا بات کی جا رہی ہے؟ گو کہ اپنے ساتھ کا تو اظہار کر دیا تھا مونس الہی نے کہ بتا دیں گھبرانا نہیں ہے اپوزیشن کو، لیکن پھر اگر ایسی بات ہوتی تو یہ فیصلے کرنے کے حوالے سے بات نہ کرتے. بڑا فیصلہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، اب کیا کرنے کا وقت آیا ہے؟ فیصلہ ہی ہوگا جی انشاءاللہ. میرا اللہ چاہے گا. سب سے پہلے تو میں دو تین چیزیں جو ایم پی صاحب نے اروڑا صاحب نے فرمائی ہیں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. انہوں نے فرمایا کہ جی ان کے بڑے اچھے حالات چلے ہوئے تھے تحریک انصاف کو جب 2018 میں اقتدار پر آئی. تو یہ تو میرا خیال میں ایک ایسے ہی ہے کہ اظہر من الشمس ہے کہ اس وقت ملک کی حالت کیا تھی. کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی، اور اروڑا صاحب بھی جانتے ہیں. ویسے اظہار کر گئے چونکہ ان کے وہ ممبر پارلیمنٹ ہیں. میں ان سے صرف اتنی بات یہ کہوں گا کہ جو معیشت کا میثاق کی جو بات ہوئی تھی اروڑا صاحب، وہ زرداری صاحب نے کے اوپر کی تھی اور شہباز شریف صاحب نے کی تھی. ان کا کہنا یہ تھا کہ خالی کو بھول جائیں، جو لوٹا، جو کھایا، جو شیر مادر سمجھ کے اس ملک کے مسائل کو پیا گیا، اس کے اوپر جناب علی مٹی پا دیں اور اس کے بعد نئے سرے سے آپ ہمیں لے کے چلیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کا کنٹینر کو آپ تانا دیتے ہیں. کنٹینر تو ہمارا ایک ایسی جگہ تھی، ایک ایسا ٹیلا تھا، ایک چوٹی کا مقام تھا جہاں پہ کھڑے ہو کے ہم نے پاکستان کے عوام سے 126 دن تک ان سے وعدے کیے اور اس وعدے یہی تھے کہ جنہوں نے لوٹا ہے ان کو ہم نہیں توڑیں گے. اسی ٹیلی ویژن کے پروگرام میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جب ملک کی معاشی حالات یہ تھے کہ 30,000 ارب تک کے آپ مقروض پہ لٹ گئے تھے، آپ کا ملک دیوالیہ ہونے والا تھا، تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کی نواز شریف کی جو پارٹی ہے جو تقریباً 35 سال تک اقتدار میں رہے، وہ کہیں یوگنڈا میں برسر اقتدار تھے یا اسی پاکستان میں تھے؟ اگر اسی پاکستان میں وہ ہیں، اسی پاکستان کو لوٹا گیا ہے، تو پھر بابا ہمیں بتائیں، ہم آپ کے ساتھ اگر مل جاتے تو لوگ ہمارے گریبان پکڑتے. عمران خان نے تو احتساب کا نعرہ لگایا ہوا، احتساب کی بنیاد کے وہ اوپر جیت کے آئے ہوئے تھے، اور یہ ہمیں جو ادھر ادھر سے پکڑ کے جو کا مربع ملا، ہمیں جو مینڈیٹ ہمیں ملا، ہم انہیں لے کے گھسیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں. جب بھی مشکل کے وقت آتا ہے، آپ نے عوام لیگ کی بات کی، جب بھی مشکل کے وقت میں آتا ہے تو یہ اتحادی جو ہے یہ
सीट बनी हुई है, ये आपका मांग लेते हैं। अगर मुस्लिम में वो पंजाबी कहने एक टूटा वजह थे, उसको बंदे को उठाने के लिए कहते हैं ठीक हमें वजारत दे देते हैं हम वजारत। हमें कई जिले उन्होंने मांगे जी हमें जिले दे दें, हम कैसे दे दें? अब वक्त नजदीक आ गया है, हम इत्तेहादियों के साथ लेके चले, इत्तेहादी हमारा साथ देंगे तो उनकी इज्जत बचेगी। स्पीकर आप हैं, मिनिस्ट्री आपके पास मरकज में है, सूबे की बड़ी तगड़ी मिनिस्ट्री आपके पास है, फिर उसके बाद भी जब थोड़ी सी हमारी तबीयत खराब होती है, थोड़ा सा इधर उधर से हमें धक्का लगता है तो फिर आ जाते हैं नए सिरे से जनाब एक कासा लेके खड़े हो जाते हैं, और ये गिरबान में हमारे हाथ में उसकी पंजाबी साफा पाके गाले कहने के कटो जी और कटो। अच्छा पापा मैं आपको एक साफ बात बता दूं, ये जो बिलावल साहब आए हुए हैं यहाँ पे तशरीफ लाए हुए हैं चीखते चलाते, इससे बड़ी तो हमारी रैलियां सिंध में हुई। आप इनके साथ हैं क्या? ये आगे देख लें पंजाब में इनको क्या मिला है, और इनकी जो आदत है अपना अरोड़ा साहब की पार्टी की, वो तो अभी यही में देख लिया कि आपके इनके कैंडिडेट को जनाब सिर्फ 73 वोट मिलते हैं और हमारा 68,000 वोट ले जाता है। और अब हालत इनकी ये है कि लोग इनको किसी जगह भी जीटी रोड के चंद शहरों की पार्टियां हैं, अब अल्लाह के फजलो करम से हम उतरे हुए मैदान में, हमारा शेर हमारा कायद जो है वो डटा हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि जरूरत में करते रहते। आज मैं कहता हूँ इमरान साहब को मैंने खुद आज मैसेज किया कि मैं 1 मिलियन लोगों को फॉर्म दें आप परेड ग्राउंड में या इस्लामाबाद में बुला लें, आप देखें लोग कैसे मेल्सी का जलसा, मेल्सी आपको पता है दूर दराज शहर है, वहाँ वो लोग आए और इमरान खान ने जो बातें की इनको बड़ी तकलीफ होती है, ये कहते हैं अखलाकियात का दर्द देते हैं। अरोड़ा साहब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं बहुत पुराना आदमी हूँ, मेरी 66 एज है, मैंने अपनी इस जो है ना लाइफ में बहुत कुछ देखा है। ये जो आप अखलाकियात का हमें दर्द देते हैं ना, बीबी के बारे में जो आपने कहा, जो नुसरत भुट्टो के बारे में आप लोगों ने कहा, जो इश्तहारात फेंके, जो न्यूड गंदे और फौज के बारे में इश्तहारात छापे, आप क्या कहते हैं कि आप ही अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, फिर एक दूसरे के साथ राना सनाउल्लाह क्या बकवासियात करते रहे मरियम बीबी के लिए, कलसूम के लिए। अच्छा तो वो बात याद नहीं कर सकते। मैं तो चूक रहा हूँ उनके साथ जद्दा में, मैंने वक्त गुजारा है, मैं एहतराम करते हैं लोगों का, बीबियों बहनों और बेटियों की, और आज तो वैसे भी यौम ख़वातीन है, हम सलाम पेश करते हैं इन माँ और बहनों बेटियों को जो सियासत में भी आके हमारा साथ बताती है, और तहरीक इंसाफ की कामयाबी में ख़वातीन का बहुत बड़ा हाथ है। तो इरम जैसी ख़वातीन अपना काम करती है, रिज़्क़ हलाल कमाती है, तो हम उनको सलाम पेश करते हैं। लेकिन आपने जो ये बात कही है कि भाई वो कंटेनर पर खड़े हो, पापा कंटेनर तो हमारा फख्र है, कंटेनर पे तो हम उठे, अच्छा से हमें कौन ने एक्सेप्ट किया, अब कंटेनर हमारे को लनत का मकाम नहीं है। चलें आप अपनी तरफ सोचे कि आप लोगों ने क्या किया। ठीक है, कंटेनर आपने कहा, क्या था, आप बेनजीर की औलाद के साथ सामने बैठ के कैसे बात करते, छोड़े सर। आप जब अगर ये चीज करेंगे कि फलाने बात गलत कर दी फलाने, कल मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे थे कि जनाब गटर का ढक्कन खुल गया, भाई इसका गटर का ढक्कन जो है वो नहीं खुला कि जब वो मुराद सईद के बारे में आपने जो लफंगे जो कहता है जी उलमा है, ये उलमा थोड़ी ये मौलाना है, मौलाना नहीं है। सही कहा इमरान खान है, इन लोगों ने तहरीक पाकिस्तान में भी कांग्रेस का साथ दिया, इनके बाद मुफ्ती महमूद ने कहा कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं है। ये मौलाना गुलाम गौस हजारवी कायद-ए-आज़म को गालियां देते रहे, इन्होंने कायद-ए-आज़म को काफिर-ए-आज़म कहा, ये कहा कि मामे खान बने हुए हैं और हमें ये सबक देते हैं कि भाई अखलाकियात ये है। अखलाकियात वो है जो हक करते हैं, जो हम अल्लाह के फजल करम से माओ बहनों और बेटियों को इज्जत और एहतराम देते हैं। हमारी बच्चियां जो है MNA, आप देखें हमने गरीब घरों की बच्चियां जो है उनको MNA बनाया, उनको इज्जत दी, उनको मिनिस्टर बनाया, गरीब लोगों को बनाया। आप लोगों ने क्या किया जी, अब्बास शरीफ एक चला था इनका भाई साहब जनरल बच्चे, वो भी MNA बना दिया आपने। घर से ही नहीं आपकी चीजें खत्म होती, अब्बास शरीफ फला शरीफ। चले इस पर जो इनकी दास्तान ही खत्म नहीं, इस पर मजीद भी बात करती हैं। ऊपर गाड़ियों में घूम रहे हैं, आपके फरारियों में घूम रहे हैं जनाब जनरल दिन का बेटा साहबदार, उससे क्या आप पूछते हैं? मैं तो इतना बेदी हूँ, अगर मैंने बातें करना शुरू कर दी तो फिर जनाब यानी आपके पास वो रहेगा नहीं कि आप इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब मजीद भी पॉइंट्स पे बात करनी है। मेरे साथ आप दोनों मेहमान मौजूद रहिएगा, एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, वापस आएंगे। रमेश सिंह अरोड़ा साहब आपसे भी सवाल करनी है, गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे, साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौका भी लेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर साहब। चौधरी मंजूर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अल्टीमेटम दिया गया चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से, आपको लग रहा है कि तो आज खत्म हो गया जी। कल लाला मूसा के अंदर बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि आपके पास 24 घंटे हैं, इस्तीफा दे दो, वरना और अभी आप इंतजार करें, चूंकि वो में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:30 बजे होने जा रही, जिसमें आसद रजाई साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, शहबाज शरीफ ये करेंगे। और अभी लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है जी, जो अवामी मार्च है। मैं समझता हूँ कि अवामी मार्च ने अपने पहुंचने से, इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही अपनी जीत का ऐलान कर दिया था, क्योंकि ये जब वहां से निकले थे तो लोग कहते थे जी सिंध है, वहां पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, गवर्नमेंट है। फिर कहा जी कि पंजाब में दाखिल होंगे तो पता चलेगा, पंजाब में दाखिल हुए तो कहा जी ये जनूबी पंजाब है, सेंट्रल पंजाब में जाएंगे। आप देख लें, चीचावत, साहिवाल, ओकाड़ा, पत्तों की, लाहौर, कामों की, गुजरांवाला, लाला मूसा में कल आपने देखा, गुजर खान में देखा, खारिया में देखा, हर जगह पे लोगों का एक समंदर था जो खुद ब खुद आए थे। इतने लोग लाने से नहीं आए जाते, कोई कुर्सी नहीं, कोई चीज नहीं। तो वो एक बड़ी कामयाबी है जिससे ये इसकी घबराहट तो नजर आनी शुरू हो गई थी। दूसरे दिन ही जो इसने वहां पे खैरात बांटना शुरू कर दी थी, तो वो तो समझ आ गई थी कि कहता था कि जी वो तो हो नहीं सकता, आलमी महंगाई है। फिर उसमें कमी कर दी, फिर उस दिन तो बिल्कुल टेम्पर लूज कर गया। जिसमें लाहौर पहुंचे तो इसके आसार टूट गए और उसने अपना दिखा दिया। तो उससे लग रहा है कि ये बिल्कुल खेल खत्म हो चुका है इसका। साहब, असल कामयाबी तो तब होगी ना कि जब जो है दोबारा से जो है वो इंतखाबात करवाए जाएंगे, असम्बली तहलील होगी, वज़ीर आज़म को घर भेजा जाएगा, तो ये सारा मामला तो तब सामने आएगा। जलसों की कामयाबी की हद तक तो रिजल्ट सामने नहीं उनको काउंट किया जा सकता। नहीं, वो आप शायद उस तरह से काउंट ना करें, लेकिन मैं एक तारीख का तालिब इल्म होने के नाते जो भी जिदोजहद होती है वो कभी रायगान नहीं जाती। इतने लोगों का कोई मतलब कई मिलियंस लोग इसमें शामिल हुए हैं। ये कोई मजाक तो नहीं है कि आज 10 दिन के बाद पहुंचे हैं। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रगल थी जो खुद जुल्फकार अली भुट्टो ने की, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने की, और बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत इसमें, हमने खुद सारी लीडरशिप ने बहुत सीखा है, बिलावल साहब ने बहुत सीखा है, लोगों को हौसला मिला है कि कोई भी इशू हो तो कम से कम कोई एक ऐसी लीडरशिप है जो हमारे साथ खड़ा हो सकती है। तो ये एक पहला मरला था जिसमें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। अब सारा मुल्क जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहा है। पीपल्स पार्टी ने पहले कहा था ना कि अद्वैत बात की हैरिक लाइन, बाकी लोग तो नहीं इस तरफ आ रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली वो उस जगह पे आ गए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिम्मत अमली थी। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बहुत सीनियर लीडरशिप है, हमने बहुत लंबी लड़ाई की हुई है अमरीतों के खिलाफ, तो इसलिए हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लायामल हिकमत अमली दुरुस्त साबित हो रही है। ठीक है, इसके साथ साथ आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा तारीख का तालिब इल्म भी हूँ, बहुत सारे अदवार ऐसे गुजरे हैं जिसमें सियासत में बड़ी हलचल आती है। अभी आपने कहा कि अवाम का जमे गफीर मौजूद है और ये जमे गफीर जो है वो हुकूमत का तख्ता उलट सकता है। लेकिन आपको अल्फाज याद हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के, जिसमें उन्होंने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया, शदीद तनकीद की, लेकिन साथ ही धमकी भी लगा दी कि अगर आप लोगों का ये मार्च कामयाब नहीं होता तो फिर जो मैं करूँगा उसके लिए आप लोग तैयार रहें। ऐसी बदकियां हमने बहुत सुनी, बहुत देखी हुई है। ये जब दिया बुझने लगता है तो फिर बहुत वो टिमटमाता है। ये उसकी आखिरी जो बड़के हैं ये बहुत देखी हैं। हमारे लिए कौन सी नई बात है, जेलें, कहते हैं, कोड़े, फांसियां, तो हमें न डराए, किसी और को डरा सकता है तो डरा ले। दरअसल वो खुद बंदा जब अंदर से डरा होता है तो फिर वो ऐसी बातें करता है, धमकियां देता है। रमेश सिंह अरोड़ा साहब, जितनी भी बातें कही हैं इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब ने कंटेनर की सियासत को लेकर, वो जो सियासत चली और जिस तरीके से 126 दिन का हवाला भी दिया गया, अब वही कंटेनर है जिसके ऊपर जो सियासत है, बाकी की अपोजिशन जो है वो भी सियासत करना चाह रही है। नून लीग के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, मौलाना फजल रहमान को। और आप समझ सकती हैं कि जो उन्होंने बात की है कि आप लोगों की जो तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती, नंबर गेम पूरे करने के बाद से सब दावे कर रही हैं, तो जो मैं करूंगा तैयार रहिएगा। तो नून लीग तैयार है, क्योंकि शायद खान अब्बासी तो कह रहे हैं कि मतलब
हमें बड़ी धमकियां भी मिलती रही हैं, बातें भी होती रही हैं, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लोग वाकई में अगर कुछ ऐसी सूरत हाल होती है, तहरीक नाकाम होती है, तो आप लोग तैयार हैं जो बात उनकी जानिब से कही गई? देखिए जी, अपना चौधरी साहब ने काफी सारी बातें की। मैं आपकी तरफ से आपके प्रोग्राम का टाइम थोड़ा सा मैं उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर आपने मेरी पहली शो में बात सुनी तो मैंने किसी की किरदार पे बात की कि मैंने पहले कहा था मैं इमरान खान साहब की किरदार खुशी नहीं करूंगा। मैंने पहले बड़ा क्लियर कर दिया, ना मेरा ये चौधरी साहब की बातें करती बहुत सारी इन्होंने परसों बातें करती, मैं आपको तो कंटेक्ट ही करता हूँ, इतना ही कहूँगा, मैं ज्यादा उस पर नहीं जाना चाहता। हम बात पॉलिटिक्स पे करते हैं, बात पॉलिटिक्स पे करते हैं। आपने किसी की किरदार पे बात करी थी तो बता दें कि किरदार खुले है ना सामने है। आज खान साहब के साथ वही लोग हैं जिन चौधरी साहबान की बात करते हैं, उनकी पार्टी के है ना चौधरी साहब, इन्हीं के बारे में इनको सबसे बड़ा डाकू कहते थे इमरान खान साहब। आज उन्होंने कैबिनेट में बिठाया, उनको स्पीकर भी बनाया। मेरे ख्याल में शायद कुछ दिनों में उनको कहेंगे कि हम अलीम खान को नहीं मानते और हम वजीर आला के लिए परवेज भाई को मानते हैं। इसी एमकेएम के बारे में इनके अपने बड़े तामजात होते थे। एमकेएम को ये बुला बात बड़ी कौन कौन सी स्लोगन उसके लिए करते थे, उसी एमकेएम के साथ अपने इत्तेहाद किए, तो इत्तेहाद ना करते। आप उससे बेहतर था कि आप अपोजिशन में बैठ के अपोजिशन आप अच्छी करते थे और पाकिस्तान में आप एक प्रमोट करते क्या फिजा कि जहाँ पे लोग डिलीवर अच्छी करते हैं। अब रही बात कि इस वक्त होने क्या जा रहा है, इस वक्त तो सारी अपोजिशन बिल्कुल देख रही है कि जो खान साहब बातें करते थे अभी अवाम में भी आएंगे। इन्होंने बात की, यहाँ पे डेरा इस्माइल खान ने रखी दिया, भाई मेरे आप डेरा इस्माइल खान की बात करते हैं जहाँ की आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आपकी KPK के हैं, नौशहरा की सीट आप घर से हार गए, आप इसके अलावा डस्टा की सीट आप हार गए, सिंध के अंदर सीट आप हार गए, पंजाब के अंदर होशावर की सीट आप हार गए। आप नाम में कौन कौन सीट आपकी बीजेपी में हरी और आपकी सिटिंग गवर्नमेंट में आप उतने सीट हरी। तो बात ये ना करें आवाम इस वक्त है और सबसे बुनियादी इशू इस वक्त जो है वो महंगाई का है। यही खान साहब जब खड़े होते थे, मैं तो कंटेनर को बुरा नहीं कह रहा, कंटेनर आपका बहुत अच्छा होगा, आपको कंटेनर मुबारक हो, लेकिन जब कंटेनर पर खड़े होकर आप लोग बातें करते थे, खुदारा आज इम्प्लीमेंट भी करे। आप क्रिटिसाइज करते थे कि जो जब पेट्रोल बढ़ता है तो वहाँ का वजीर आजम चोर है, जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है वहाँ का वजीर आजम डाकू है। आज जब आप अपनी पेट्रोल की प्राइस बढ़ते हैं, उतनी तेज जो 150 रुपए किलो था, लीटर था, आज वो 450 रुपए में पहुंच गया उसकी ऑयल की कीमत। आटा इस वक्त और अपने क्या वो जो बड़े बड़े चोर डाकू जो आपके गिर्द गिर्द हैं और आज भी आपकी लोग हैं, मैं अली खान से बनवाने के लिए और जान से बड़ा शुगर माफिया है। दवाइयों का घटवाला आपकी दौरे हुकूमत में होता है, आपकी दवाइयों की प्राइस 600% बढ़ जाती है। आपने क्या एक्शन लिया? आप ही के दौर में एनर्जी का क्राइसिस है, आप इस बच्चे को सिर्फ फारग करके ये काम मैंने इसको फारग करके आपने एक्शन लिया। अब इशू ये है कि आप जब ऐसे माफिया को सपोर्ट करते हैं, आप उसके अच्छे नहीं देते, उसको लोग सवाल करते हैं। ठीक, रही बात इमरान खान साहब की, मेरा ये है कि मैंने पहले भी बात की कि खान साहब अगर डिलीवरेंस पे फोकस करते हैं, इन्होंने कहा कि सब चोर डाकू है, हो गए चोर डाकू। आप अपने उनसे केसेस बनाए और उनको जो इदारे हैं से उनको काम करने दें। आपकी पार्टी बन के आ जाते, आपकी नैब की अगुवाई करते, आप नैब के बयान पे क्यों खड़ो के बयान देते, आप नैब को डिफेंड करते, आप इदारों को डिफेंड करते। इदारे आपने खुद डिफेंड करे ना, अगर वो इतने ही नॉन पार्टीजन है, वो इतने ही बाइस नहीं है, वो इतने लीडर नहीं है, तो खुद डिफेंड करे। आप उनको डिफेंड क्यों करते हैं? आप तो आपके मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर को क्यों आज उनको डिफेंड करना पड़ता है? ठीक, मेरा सवाल आज को लगता है कि खान साहब अगर फोकस करते डिलीवरेंस पे, इकोनॉमी को बेहतर करते तो शायद रिजल्ट दौर होते। अब रही बात कि आने वाला वक्त कैसा होगा, हम तो इस वक्त अपनी जमा करवा के तरीके के बाद हम जो बैठे हैं, अब तक कि अपने लोग टूट के बिखर रहे हैं। ठीक, अब का जो हालात हैं वो है वो जो इन्होंने बाकी पार्टियों के लोग तोड़े थे, जिस तरीके से भी तोड़े थे, अब वो लोग वापस आना चाह रहे हैं। उनको अब एहसास हुआ कि हम सियासी पार्टी के समझ और देखिए पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है, हम जो मर्जी कह रहे, कुछ जगहों पे लोग वोट जो है वो पार्टी को जाता है, बट बहुत सारी जगहों पे इलेक्टेबल्स का वोट है। लेकिन यही हमेशा से इलेक्टेबल्स की बात की जाती रही। हुकूमत बनाने में या गिराने में रोल प्ले। ठीक है, रमेश सिंह अरोड़ा साहब, हमेशा से इलेक्टेबल्स की बात की जाती रही, हॉर्स ट्रेडिंग की बात की जाती रही, जोड़ तोड़ की बात की जाती रही, खरीदो फरोख्त की हुई,
उसकी बात की जाती रही। सियासत बड़ी तल्ख है, हम हमेशा से तारीख अपने आप को दोहराती भी ज़रूर है। जो कंटेनर की सियासत की बात कर रही हैं आज, वही अपोजिशन में जो हैं वो लोग वही कंटेनर की सियासत हुकूमत के सामने लेकर आ रहे हैं। हुकूमत अपना टेन्योर पूरा कर सकेगी या नहीं, बहुत मुश्किल जो सूरत हाल है, और इस मुश्किल सूरत हाल में यही कहा जा रहा है घबराना नहीं है, लेकिन छोड़ूंगा किसी को नहीं, एनआरओ नहीं दूंगा। दूसरी जानिब अपोजिशन के पास ऐसा क्या मुतबादल फ्रेमवर्क है जो ये लॉन्ग मार्च करके एकदम से जो है अवाम के मामलात हल कर दिए जाएंगे, हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा, असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी, दोबारा इंतखाबात होंगे तो फिर इख्तदार किसके हिस्से में आएगा, ये भी दीगर मामलात हैं। लेकिन सियासत में हमेशा से महवर और मरकज अवाम रही है। अवाम अब किसका साथ देगी? जिस तरीके से कहा कि मेसी के जलसे में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ इतने लोग थे, यहाँ पे पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि जलसा कामयाब हो चुका है, हमारा जो मकसद है वो कामयाब हो चुका है, क्योंकि अवाम हमारे साथ है। अब देखना ये है आइंदा आने वाले वक्त में सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद है इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और रमेश सिंह अरोड़ा साहब मुस्लिम लीग नून से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चौधरी मंजूर साहब। सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम सियासत और रियासत का वक्त खत्म हुआ। चाहते हैं अपनी मेजबान इरम चौधरी को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।